हेलो डियर, आप लोग को वेलकम करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका अभी डिफिनीसन चल रहा है, तो आप सभी थर्ड ईयर स्टूडेंट को स्वागत करते हैं। और यहां पे मैं ये बताना चाहता हूं कि आपका आज जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड का जो है ये आखिरी डिफिनीसन का वीडियो है, ठीक है। इसके बाद कल आपका एक मिडवाइफरी का एक और वीडियो आएगा डिफिनीसन का। उसके बाद जब हम अगले सप्ताह में चलेंगे तो अगले सप्ताह में आपको जो है हम लोग ले चलेंगे ऑब्जेक्टिव्स की तरफ, ठीक है। तो आपका डिफिनीसन वाला पोर्शन समाप्त हो जाएगा इस सप्ताह में, और अगले सप्ताह में हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। जितने दिन ऑब्जेक्टिव चलेगा उसके बाद फिर हम लोग सब्जेक्टिव और फिर लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ओके, चलिए यहाँ पे जो हिंदी वाले हैं हिंदी में देखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया गया है पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा वीडियो डालने के कुछ देर के बाद। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है प्रश्न देखिए, सेवारत शिक्षा क्या है? इन सर्विस एजुकेशन क्या है? इन सर्विस एजुकेशन क्या है? सेवारत शिक्षा क्या है? सेवा में कार्यरत व्यक्ति द्वारा शिक्षा ग्रहण करना ही सेवारत शिक्षा कहलाता है। देखिए, सेवारत शिक्षण का मतलब होता है कि वैसा शिक्षा जो नौकरी करते हुए जो है सेवा देते हुए शिक्षा ग्रहण करना ही सेवारत शिक्षा कहलाता है। चीज़ को समझ गए? चलिए, सेवारत शिक्षा से ज्ञान निरंतर बढ़ता रहता है, चिकित्सीय क्षेत्र में आने वाली नई तकनीकों से परिचय रहता है, वह नर्स की कार्य क्षमता में सुधार आता है, ठीक है। इन सर्विस एजुकेशन का मतलब है, कोई अगर आपसे पूछे कि सेवारत शिक्षा का मतलब क्या होता है, तो सेवारत शिक्षा का मतलब यही है कि सेवा में रहते हुए कार्य करते हुए शिक्षा ग्रहण करना ही सेवारत शिक्षा कहलाता है। सेवारत शिक्षा से निरंतर जो है ज्ञान बढ़ता रहता है, चूँकि अक्सर देखा यह जाता है कि जब लोग जॉब में चले जाते हैं तो अपने पढ़ाई को त्याग देते हैं। फिर होता यह है कि नए नए जो चीज़ आता है, इन्वेंट होता है नई नई चीज़, उसको जो है लोग सीख नहीं पाता है, उस पर ध्यान नहीं दे पाता है। तो इसलिए कहता है कि सेवा में रहते हुए अगर आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो अच्छी बात है, उससे निरंतर जो है ज्ञान बढ़ते रहेगा, और चिकित्सीय क्षेत्र में जो नए नए तकनीक आते रहता है उससे आपको भली भांति परिचय होते रहेगा, और एक नर्स के रूप में आपका कार्य क्षमता में सुधार भी आता है। समझ गए चीज़ को? चलिए, ये हो गया आपका। दूसरा यहाँ पे देखिएगा, व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा क्या होता है? ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस क्या होता है? ठीक है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस यानी व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा क्या होता है, देख लीजिए। यहाँ पे दिया गया है व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य नर्सिंग की एक शाखा है, ठीक है। व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा जो है स्वास्थ्य नर्सिंग की, हेल्थ नर्सिंग की एक ब्रांच है, शाखा है, जिसका संबंध सभी प्रकार के व्यवसाय में कार्यरत लोगों के स्वास्थ्य से है, ठीक है। जिसका मतलब होता है कि विभिन्न प्रकार के व्यवसाय में जो लोग लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड है। ओके, विभिन्न व्यवसायों में कार्यरत कर्मचारियों में भौतिक, रासायनिक, जैविक व मानसिक कारकों से कई प्रकार के रोग व दुर्घटना उत्पन्न हो जाती है। व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा का लक्ष्य इन दुर्घटनाओं व रोगों को रोकथाम, कर्मचारियों के स्वास्थ्य को उन्नत बनाना है। आप लोग देखते होइएगा कि कुछ कुछ ऐसे संस्था हैं जिसका स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, जैसे रेलवे का अपना रेलवे हॉस्पिटल है, मिलिट्री का अपना मिलिट्री अस्पताल है, ठीक है। उसी प्रकार से बहुत ऐसे डिपार्टमेंट है जिसका अपना जो है अपना विभाग का हॉस्पिटल है। तो वही एक प्रकार का ऑक्यूपेशनल जो है हेल्थ सर्विस हो गया, व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा हो गया। व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा एक ऐसा स्वास्थ्य नर्सिंग का शाखा है जिसका संबंध सभी प्रकार के व्यवसाय में लगे हुए कार्यरत लोगों के स्वास्थ्य से है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि जो अपने अपने विभाग में अपने अपने व्यवसाय में काम कर रहा है उसका स्वास्थ्य गड़बड़ नहीं होता है, सबका स्वास्थ्य गड़बड़ होता है, ठीक है। तो वही कहता है कि विभिन्न व्यवसाय में कार्यरत जो भी कर्मचारी है उनके भौतिक, रासायनिक या जैविक या फिर मानसिक कारकों से कई प्रकार के रोग व दुर्घटना उत्पन्न हो जाता है। व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा का लक्ष्य यही होता है कि इन दुर्घटना व रोगों को रोकथाम करना व कर्मचारियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना व उन्नत बनाना, यही व्यावसायिक स्वास्थ्य नर्सिंग होता है। समझ गए? चलिए, ये हो गया। अब आपका आता है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम, NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। समझ गए चीज़ को? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम। समझ गए? देख लीजिए यहाँ पे क्या चीज़ है, चीज़ों को यहाँ पे देखिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2005 में लागू किया गया। मतलब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम को, ग्रामीण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम को जो है भारत सरकार के द्वारा अप्रैल 2005 में लागू किया गया। ये सबसे पहले चीज़ याद रखिएगा।
इसको स्थापित करने का उद्देश्य यही था कि भारत की ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या को बेहतर व उचित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना। जाहिर सी बातें है, भारत सरकार शुरू किया और ग्रामीण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम शुरू किया, तो कहीं ना कहीं सरकार का ये लक्ष्य रहा होगा कि भाई इसको हम स्थापित कर रहे हैं, इस कार्यक्रम को हम शुरू कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह ग्रामीण गांव के लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में इसका बेहतर सुविधा हो, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराया जाए, इसलिए सरकार ने ये किया। ठीक है, NRHM को संपूर्ण भारत में लागू किया गया था, समझ गए चीज़ को। लेकिन इसके अंतर्गत अधिक ध्यान जो है EAG इम्पावर्ड एक्शन ग्रुप राज्य व उत्तरवर्ती राज्य जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश पर अधिक दिया गया। ठीक है, देखिए यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम जो है शुरू तो किया गया संपूर्ण देश पर लागू किया गया। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, लेकिन इसको लागू किया गया, लेकिन अधिक ध्यान जो है EAG पर दिया गया। EAG का मतलब होता है इम्पावर्ड एक्शन ग्रुप, और साथ में वैसे राज्य जो उत्तर और पूर्वी में था जैसे जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश पर इसका अधिक जो है ध्यान दिया गया। समझ गए, चलिए ये हो गया आपका। इतना आसान से हम समझाते हैं, आप समझिए, वरना आपका मन है जैसे भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। स्वास्थ्य दल हेल्थ टीम का मतलब क्या होता है? तो देखिए कोई भी दल बनता है तो एक आदमी से नहीं बनता है। कोई भी दल जो है एक आदमी से नहीं बनता है, एक से अधिक बनता है। जब भी एक से अधिक होगा तो दो हो जाएगा, दो होगा या दो से अधिक होगा, तभी जाके समूह बनेगा या कोई दल बनेगा। दल क्या है? एक प्रकार का समूह ही होता है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति होता है। समझ गए, चलिए अब देखिए हेल्थ टीम यानी स्वास्थ्य दल दो या दो से अधिक सदस्यों का समूह जो किसी समुदाय को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के नियोजन एवं क्रियान्वयन हेतु एक दूसरे के प्रति सहयोगात्मक रवैया रखते हुए कार्य करता है, स्वास्थ्य दल कहलाता है। स्वास्थ्य दल को अलग से ही हम डिफाइन कर सकते हैं कि यह एक ऐसा दल होता है जिसमें दो या दो से अधिक लोग सदस्य होते हैं जो समुदाय में स्वास्थ्य के प्रति स्वास्थ्य सेवा को बेहतर देने के लिए, बेहतर क्रियान्वयन के लिए, बेहतर जो है सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक साथ मिलकर एक दूसरे को मिलकर काम करते हैं, और यही जो है स्वास्थ्य दल होता है। समझ गए, चलिए हेल्थ टीम के बारे में समझ गए हम लोग। अब हम लोग चलते हैं जिला जन स्वास्थ्य नर्स। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स, समझ गए, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स DPHN का फुल फॉर्म बहुत पूछता है। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स, जिला जन स्वास्थ्य नर्स। ठीक है, देख लीजिए क्या होता है डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स। देखिए जिला स्वास्थ्य नर्स संपूर्ण जिले में नर्सिंग सेवाओं के सुचारू रूप से चलाने हेतु उत्तरदायी होती है। ठीक है, वह जिले भर में बेहतर नर्सिंग सेवाओं को क्रियान्वयन हेतु विभिन्न प्रशासनीय, प्रबंधकीय तथा सुपरवाइजरी कार्यों का निर्वहन करती है। अब चीज़ों को समझ गए आप। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स का मतलब क्या है? तो देखिए जिला जन स्वास्थ्य नर्स का मतलब ये होता है कि संपूर्ण जिले में नर्सिंग सुविधा, नर्सिंग सेवाओं को कैसे चलाना है, इसका प्रबंधन कैसे करना है, इसका क्रियान्वयन कैसे करना है, इस पर एडमिनिस्ट्रेटर पावर कैसे संतुलन बनाना है, प्रशासकीय, प्रबंधकीय और सुपरवाइजरी मतलब पर्यवेक्षक का कार्यों का निर्वहन कैसे करना है, इस पर सारा कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स के द्वारा होता है। समझ गए, और यही डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स होता है। चीज़ों को समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए सीधी सी मतलब है कि जिला जन स्वास्थ्य नर्स संपूर्ण जिले में नर्सिंग सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए उत्तरदायी होती है। मतलब कैसे नर्सिंग सेवा चले, कैसे बेहतर ढंग से काम करे, इसके लिए यह जो है जवाबदेही होता है। इसके अंदर यह जो है जिले भर में बेहतर नर्सिंग सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जो है प्रशासकीय, प्रबंधकीय और सुपरवाइजरी कार्यों का निर्वहन करता है। समझ गए चीज़ को, चलिए ये हो गया आपका। अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं वृद्धावस्था नर्सिंग क्या होता है। साथियों वृद्धावस्था नर्सिंग, जेरियाट्रिक नर्सिंग आप लोग सेकेंड में भी देखे, फर्स्ट ईयर में भी देखे। वृद्धावस्था नर्सिंग का सीधा सीधा मतलब होता है कि नर्सिंग का वह शाखा, वह ब्रांच जो वृद्ध व्यक्तियों के बीमारी, स्वास्थ्य के बेहतर और उसके बीमारी को रोकथाम और उपचार, साथ में स्वास्थ्य के उसके रख रखाव और पुनर्वास हेतु आवश्यक देखभाल से संबंधित है। जाहिर सी बात है वृद्धावस्था का नर्सिंग है तो कहीं ना कहीं नर्सिंग का एक ऐसा यह क्षेत्र है जहाँ पे वृद्ध व्यक्तियों को स्वास्थ्य से संबंधित और उसके रोगों से संबंधित उपचार और देखभाल से संबंधित होगा, तो यही वृद्धावस्था नर्सिंग है। समझ गए, चलिए वृद्धावस्था नर्सिंग समझ गए हम लोग।
अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं रिहैबिलिटेशन नर्सिंग। रिहैबिलिटेशन नर्सिंग का मतलब क्या होता है? रिहैबिलिटेशन नर्सिंग का मतलब क्या होता है? पुनर्वास नर्सिंग। अब पुनर्वास नर्सिंग का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। पुनर्वास चिकित्सीय, सामाजिक, व्यावसायिक, मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षणिक उपायों का ऐसा एकीकृत समूह है जिसमें आवश्यकता अनुसार उपयुक्त प्रशिक्षण एवं पुनः प्रशिक्षण द्वारा व्यक्ति को क्रियात्मक रूप से यथासंभव उच्चतम स्तर तक योग बनाया जाता है। देखिए, रिहैबिलिटेशन का नर्सिंग का मतलब होता है कि जिस चीज़ में प्रॉब्लम है उस चीज़ में कंप्लीट रूप से ट्रेनिंग कराना, ट्रेनिंग देना। ठीक है, तो जो व्यक्ति अगर सामाजिक रूप से अगर उसको कोई डॉक्टरेट चल रहा है, मतलब चिकित्सा चल रहा है, कोई सामाजिक हो, कोई व्यावसायिक या कोई मनोवैज्ञानिक या कोई शैक्षणिक ऐसा समस्या है जिसका वह उपाय ढूंढ रहा है, तो उसे जो है इस रिहैबिलिटेशन पर इस सभी का जो है उसे मिलता है उपाय। ठीक है, जिसमें उसको आवश्यकता अनुसार उसे प्रशिक्षण दिया जाता है, उसे पुनः प्रशिक्षण द्वारा व्यक्ति को जो है काम को बढ़ाया जाता है और उसे योग बनाया जाता है इसी रिहैबिलिटेशन नर्सिंग के द्वारा। चीज़ों को समझ रहे हैं? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे आगे चलते हैं। जनन एवं शिशु स्वास्थ्य क्या होता है? RCH, इसी को हम लोग RCH कहते हैं, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, इसी को RCH कहते हैं। तो जनन एवं शिशु स्वास्थ्य क्या होता है देख लीजिए। जनन एवं शिशु स्वास्थ्य क्या होता है इस चीज़ को आप लोग देख लीजिए। यह एक कार्यक्रम है, RCH एक कार्यक्रम है जनन एवं शिशु स्वास्थ्य। ठीक है, इस कार्यक्रम को 15 अक्टूबर 1997 में लागू किया गया। सबसे पहला चीज़ याद रखिए कि RCH कार्यक्रम को 15 अक्टूबर 1997 को लागू किया गया। फर्स्ट पॉइंट ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। RCH का पूरा नाम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ है, जनन और शिशु स्वास्थ्य है। समझ गए? चलिए, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नवजात शिशु व मातृ मृत्यु दर को कम करना है। ये जो RCH प्रोग्राम था इसका एक बहुत बड़ा मकसद ये था कि जो नवजात शिशु जो जन्म लेता है और मृत्यु हो जाता है तो उसके मृत्यु दर, साथ में डिलीवरी के कारण या प्रेगनेंसी के कारण माता में होने वाला मृत्यु को कम करना, मृत्यु दर को कम करना, यानी मातृ और शिशु दोनों के मृत्यु दर को कम करना। ठीक है, RCH का एक बड़ा उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य था। इसके अंतर्गत महिला को गर्भ अवस्था पर शिशु को जन्म देने पर व उसके बाद एवं नवजात शिशु को बेहतर व उचित स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की जाती है। RCH एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें जन्म मृत्यु दर को तो कम करता ही करता है, साथ में यह क्या करता है, गर्भ अवस्था में प्रेगनेंसी पीरियड में महिलाओं को, साथ में शिशु के जन्म देने पर या उसके बाद जो है नवजात शिशु और उसके माता को बेहतर देखभाल प्रदान इस कार्यक्रम के द्वारा किया जाता है। समझ गए? चलिए RCH समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं बाल उत्तरजीविता एवं सुरक्षित मातृत्व। ठीक है, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड, CSSM, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड, बाल उत्तरजीविता एवं सुरक्षित मातृत्व। ठीक है, चलिए देखिए CSSM का जो मीनिंग होता है, इस कार्यक्रम की शुरुआत अगस्त 1992 में की गई थी। ये जो कार्यक्रम था इसका शुरुआत 1992 में की गई थी। सबसे पहला चीज़ें ये ध्यान रखिए, CCM कार्यक्रम का शुरुआत कब किया गया? 1992 में। RCH को कब किया गया? 15 अक्टूबर 1997 में। तो पहले इसको डिफरेंस याद रखिए। इस कार्यक्रम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य नवजात शिशु व मातृ मृत्यु दर को कम करना है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि नवजात शिशु व मातृ मृत्यु दर को कम करना है। जैसा RCH में देखे हैं वैसा यहाँ भी है, यहाँ भी मृत्यु दर को यह कम करता है। इसका मुख्य यही। नेक्स्ट इसका पॉइंट देखिएगा CSM का। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक व यूनिसेफ के आर्थिक सहयोग द्वारा किया जा रहा है। मतलब जो CSSM जो कार्यक्रम है इसका क्रियान्वयन मतलब जो चलाया जा रहा है, चलाया तो भारत सरकार के द्वारा जा रहा है, लेकिन इसमें सहयोग में जो है विश्व बैंक और यूनिसेफ भी आर्थिक सहयोग कर रहा है। ठीक है, चलिए
ये हो गया। अब देखिए ग्राम सभा क्या होता है, इस चीज़ को समझिए। ग्राम सभा, इसमें ग्राम सभा क्या होता है देख लीजिए। इसमें गांव के सभी पंजीकृत व्यक्ति वर्ष में कम से कम 2 बैठकों का आयोजन करते हैं। देखिए ग्राम सभा का मतलब होता है कि इसमें गांव के सभी पंजीकृत व्यक्ति वर्ष में कम से कम 2 बैठकों का आयोजन करते हैं। पंजीकृत का मतलब होता है कि सब गांव में कुछ कुछ जो है वार्ड सदस्य होता है, मुखिया होता है, सरपंच होता है, तो ये सब गांव के प्रतिनिधि होता है जो एक पंजीकृत होता है, समझ गए। तो ये लोग कम से कम जो है ग्राम सभा वर्ष में 2 बैठकों का आयोजन करते हैं। इस बैठकों में गांव के विकास संबंधी मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाता है, जिसमें वहां के निवासियों को स्वास्थ्य मुद्दे भी शामिल होते हैं। अब जो गांव के प्रतिनिधि होता है, जो रजिस्टर आदमी होते हैं पंजीकृत, वो व्यक्ति बैठक करता है साल में 2 बार, ठीक है, आयोजन करता है, जिसे हम लोग ग्राम सभा कहते हैं। आपके भी गांव में होता होगा ग्राम सभा, ठीक है, जिसको हम लोग आम सभा के नाम से जानते हैं। इन बैठकों में होता है कि गांव के लोग जो बैठक करते हैं तो इसमें कुछ आदमी भी रहते हैं, व्यक्ति भी रहते हैं, तो सब लोग मिलकर विचार विमर्श करते हैं गांव के विकास के मुद्दे पर कि कैसे विकास किया जाए, विकास के लिए, बेहतर के लिए, गांव के लिए क्या क्या किया जाए, ठीक है। जिसमें वहाँ के जो गांव होते हैं, तो जो भी लोग बैठे होते हैं, जो पंजीकृत होते हैं, वो ये भी सोचते हैं कि गांव के निवासियों के स्वास्थ्य कैसे बेहतर किया जाए, इसके बारे में भी उस मुद्दे पर बात करना चाहिए और होता है। अब वो करे या नहीं करे वो उसका मैटर है, लेकिन होना चाहिए। आम सभा में स्वास्थ्य का भी बात, गांव के व्यक्तियों का, गांव के सदस्यों का स्वास्थ्य का भी बात होना चाहिए, ठीक है। बाकी कितना होता है नहीं होता है ये तो सब लोग जानते ही हैं। चलिए अब हम लोग ग्राम पंचायत के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत क्या होता है। ग्राम पंचायत लगभग 5,000 से 15,000 की जनसंख्या को कवर करता है, ठीक है। ग्राम पंचायत का मुखिया निर्वाचित सरपंच होता है, वह उसकी सहायता के लिए एक उप सरपंच भी निर्वाचित होता है। देखिए ग्राम पंचायत का जो प्रतिनिधित्व जो मुखिया होता है ना, वह सरपंच होता है। भले मुखिया होता है, मुखिया आपका प्रशासनिक अंग नहीं होता है। गांव का प्रशासनिक अंग कौन होता है, सरपंच होता है। उसको थाना का, जिस प्रकार से थाना का पावर रहता है, उसी प्रकार से सरपंच का भी पावर रहता है, दंड देने का, कोई चीज़ का फैसला करने का। मुखिया का हस्तक्षेप नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो इसीलिए ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है, सरपंच होता है। वह उसकी सहायता के लिए एक उप सरपंच भी निर्वाचित किया जाता है, ठीक है। और ये जो ग्राम पंचायत होता है 5,000 से लेकर 15,000 के जनसंख्या पर कवर करता है। सब कोई पंचायत होता है 4,000 के जनसंख्या पे, कोई पंचायत होता है 10,000, कोई होता है 5,000, कोई होता है 7,000। तो इस प्रकार से जो है आपके ग्राम पंचायत का जनसंख्या होता है, समझ गए। और इस पर जो है प्रत्येक देखते होइएगा, एक पंचायत में 4 गाँव, 5 गाँव, 7 गाँव, 8 गाँव रहता है, ठीक है। तो यही जो है आपका ग्राम पंचायत का थोड़ा सा डिटेल है, ओके। ये सब जानना है क्योंकि आपके गांव में आप कहीं अगर जॉब करने जाएंगे एज ए नर्स, तो आप कैसे जानेंगे कि इस पंचायत में कितना जनसंख्या है, कितना गांव है, तो इसमें कितना जनसंख्या हो सकता है और हमको कितना जनसंख्या आपको कवर करना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक सचिव होता है जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होता है। सरपंच का कार्यकाल 3 से 4 वर्ष का होता है, बट अब ऐसा नहीं है। सरपंच का कार्यकाल अब 5 वर्ष का होता है, समझ गए। सरपंच का कितना होता है कार्यकाल, 5 वर्ष का होता है। और ये बातें सही है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सचिव होता है जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति होता है और उसका काम होता है लेन देन करना, बजट, ग्राम पंचायत का खर्च ब्यौरा रखना, ठीक है। ग्राम पंचायत क्षेत्र के विकास हेतु वार्षिक योजना तैयार करते हैं। ग्राम पंचायत जो होता है वह गांव में कितना खर्च होगा, विकास के लिए कैसे योजना करना है, इसका तैयार किया जाता है, जिसमें मुखिया वगैरह सब जो है भाग लेता है, ठीक है। चलिए, तो ये नॉर्मली ग्राम पंचायत के बारे में था। आप जितना जानते हैं उतना लिख दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं स्मॉल फैमिली नॉर्म, ठीक है। छोटा परिवार प्रतिमान क्या होता है, स्मॉल फैमिली नॉर्म या छोटा परिवार प्रतिमान क्या होता है, इसके बारे में देखना है। देख लीजिए क्या होता है। जनसंख्या में तीव्र गति से हो रही वृद्धि तथा इसके कारण उत्पन्न समस्याओं की रोकथाम हेतु छोटे परिवार के प्रतिमान को प्रोत्साहन देने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, छोटा परिवार प्रतिमान का मतलब होता है कि जिस प्रकार से हमारे देश में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो ऐसे में अनेक उत्पन्न समस्या भी उत्पन्न हो सकता है। तो इन सभी समस्या से पहले ही निपटारा किया जा सके, तो इसके रोकथाम के लिए जो छोटे परिवार है, इस छोटे परिवार के प्रतिमान को प्रोत्साहन देने का लक्ष्य रखा गया है कि जोन परिवार छोट होगा, जिसमें कम जनसंख्या होगा, कम सदस्य होगा, वैसे परिवार को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है।
छोटे परिवार के प्रतिमान का मतलब है हम दो हमारे दो के प्रतिमान को अपनाना। छोटे परिवार के प्रतिमान का मतलब है कि हम दो हमारे दो, मतलब पति पत्नी और उसके 2 बच्चे, यही 4, समझ गए। ये हो गया। इसके अंतर्गत दंपतियों को अपने परिवारों में बच्चों की संख्या 2 ही रखने के लिए प्रेरित किया जाता है, ठीक है। और यही जो है छोटे परिवार प्रतिमान में सारे लाभ बताया जाता है। छोटे परिवार का क्या क्या लाभ है, क्या क्या देश का लाभ हो सकता है, क्या परिवार का लाभ हो सकता है, तो ये सारे चीज़ें छोटे परिवार प्रतिमान में आता है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे बांझपन या बांध्यता, इनफर्टिलिटी। बांझपन या बांध्यता, इनफर्टिलिटी। ओके, चलिए देख लीजिए बांझपन क्या होता है। साथियों, गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग किए बिना 12 माह अथवा अधिक समय तक नियमित संभोग क्रिया करने के बाद भी गर्भधारण न कर पाने की अक्षमता ही जो है बांध्यता कहलाती है। देखिए, जो अगर स्त्री अगर बच्चे के जन्म दे सकती है तो उसको कहीं ना कहीं मेंस्ट्रुएशन जो होता है, मासिक स्राव, वो चलते रहेगा। अब ये मासिक स्राव चलते रहेगा, मासिक स्राव, और कोई कपल, कोई अपना जो कपल है, जोड़ा है, वो लगातार 12 महीने तक जो है अपना संभोग क्रिया कर रहा है, लेकिन फिर भी इसके करने के बाद भी अगर गर्भधारण नहीं हो पा रहा है तो इसी के जो है हम लोग बांध्यता कहते हैं, समझ गए। कोई कहता है कि 4 साल शादी का हो गया, 3 साल शादी का हो गया, बच्चा नहीं हो रहा है, बांझ है, ये है, वो है, दिस डेट कहता है ना। लेकिन अगर बांझपन पता करना है तो मुश्किल से साल भर का समय होता है जिससे पता चल जाता है। अगर कोई व्यक्ति साल भर तो छोड़िए, 6 महीना भी अगर कोई लगातार अगर 6 महीना भी अगर लगातार कोई अपना संभोग क्रिया कर रहा है और उसको अगर कोई गर्भधारण नहीं हो पा रहा है तो फिर समझ जाइए कि कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं उसे बांझपन का तो शिकार नहीं होने वाला है। तो ये जो है धीरे धीरे दिख जाता है पहले ही, समझ गए। ये अलग की बातें है कि प्रॉब्लम होगा, तो प्रॉब्लम अगर स्त्री में होगा तो उसका मेंसेज होगा ही नहीं, मेंस्ट्रुएशन चलेगा ही नहीं। अगर मेल में प्रॉब्लम होगा तो फिर उसको अपना अलग से ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। लेकिन ये चीज़ें 12 महीने तक अगर लगातार संभोग हो रहा है, सब चीज़ ठीक है, 12 महीने तक संभोग भी हो रहा है लगातार, लेकिन अगर फिर भी जो है फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं बांझपन की समस्या है, समझ गए। तो यही जो है आपका चीज़ें हैं, समझ गए। चलिए, पढ़ाई में कोई हेजिटेशन रखिएगा तो आगे नहीं बढ़ पाइएगा। खासकर मेडिकल क्षेत्र में अगर हेजिटेशन, शर्मिंदगी रखिएगा कि हम कैसे ये चीज़ बोले, कैसे पढ़े, तो फिर समझ लीजिए आपके लिए मेडिकल क्षेत्र है ही नहीं। तो यहाँ पे कोई शर्म और कोई भी हेजिटेशन नहीं रखना है, क्योंकि सब लोग सब चीज़ जानता है, बोल नहीं पाता है, तो फिर क्या दिक्कत है। चलिए अब मेनोपॉज के बारे में हम लोग देख लेते हैं। मेनोपॉज, रजनोवृत्ति क्या होता है। प्रत्येक स्त्री के 45 से 55 वर्ष की आयु व प्रजनन काल की समाप्ति पर अंडाशय, ओवरी में ओस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की अनियमितता तथा कमी आ जाती है। देखिए, जब महिला रजनोवृत्ति, मेनोपॉज उसे कहते हैं जब महिला अपने जन्म देने का जनन क्षमता खो बैठता है, तो इसे ही हम जो है रजनोवृत्ति कहते हैं। ये जो उम्र होता है ये 45 से 55 वर्ष का होता है, कहीं कहीं 45 से 50 वर्ष भी दिया रहता है। इस बीच में महिला जो है अपना जो जनन करने का क्षमता है, जन्म देने का, वह लगभग धीरे धीरे खोने लगती है, और धीरे धीरे उसको जो है क्या होता है कि यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन भी जो है बंद होने लगता है, और जो उसके अंडाशय, जो ओवरी है, वहाँ से जो हार्मोन रिलीज होता है, और जो ओस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, यह जो है क्या होता है, यह जो है धीरे धीरे इसमें कमी आता है, अनियमितता आता है, जिसके कारण ओवरी में ओव्यूलेशन व इसकी सक्रियता कम आ जाती है, ठीक है। जिसके कारण जो अंडाशय होता है उसमें ओव्यूलेशन, अंडा नहीं बन पाता है, और उसके सक्रियता, एक्टिविटी में कमी आ जाती है। रिजल्ट ये होता है कि परिणाम स्वरूप मासिक धर्म अस्थायी रूप से बंद हो जाता है। मैंने पहले ही कहा कि इसमें मासिक धर्म, मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है, इसी को रजनोवृत्ति, मेनोपॉज कहते हैं। जब किसी को मासिक धर्म बंद हो जाएगा तो जनन रखने का कोई क्षमता बात ही नहीं आता है, समझ गए चीज़ को। चलिए अब ये हो गया आपका। अब यहाँ पे देख लीजिए एक और लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, महामारी, ठीक है, एपिडेमिक क्या होता है। साथियों, एपिडेमिक जो होता है संक्रामक रोगों, स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार तथा अन्य स्वास्थ्य संबंधी घटनाओं का किसी समुदाय, क्षेत्र, देश अथवा विश्व में अचानक अधिक संख्या में पाया जाना महामारी कहलाता है। महामारी क्या होता है, तो देखिए
वैश्विक महामारी पेंडेमिक अलग होता है। वैश्विक महामारी वो होता है जो पूरे विश्व लेवल पर फैलता है, उसे वैश्विक महामारी कहते हैं, ठीक है। पेंडेमिक होता है वो, जो कि कोविड आया था तो वह क्या था, पेंडेमिक था। महामारी एपिडेमिक होता है। महामारी आपके जो है क्या होता है, या आपके गांव भर में भी सीमित हो सकता है, या आपके ज़िला भर में भी फैल सकता है, या फिर आपके राज्य भर में भी हो सकता है, या आपके देश भर में भी हो सकता है, ठीक है, या फिर विश्व भर में भी अचानक से अधिक जनसंख्या में आपका जो है ये चीज़ें फैल जाता है, तो यह महामारी होता है। समझ गए चीज़ को। तो यही जो है आपका एपिडेमिक होता है, जिसमें संक्रामक रोग या कोई स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार या कोई अन्य स्वास्थ्य संबंधी घटना जो अचानक से समुदाय में, क्षेत्र में, देश में, विश्व में फैलने लगे और अधिक जनसंख्या में लोग इससे ग्रसित होने लगे, तो यही महामारी कहलाता है। समझ गए चीज़ को। चलिए, तो आपका यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का दूसरा जो आपका चैप्टर था वो समाप्त होता है, ठीक है। मतलब दूसरा जो वीडियो है, दूसरे वीडियो में ही मैं आपका कंप्लीट कर दिया कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड यानी थर्ड ईयर का दूसरा सब्जेक्ट का। अब ये आपका यहाँ पे समाप्त हो गया। अब इसके बाद अगले सप्ताह में हम लोग चलेंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव शुरू करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड का, ठीक है। क्योंकि इसमें जितना नया नया था मैंने बता दिया, बाकी और जो चीज़ें हैं वो आपके फर्स्ट ईयर से ही रिलेटेड है। फर्स्ट ईयर में जो आप पढ़े हैं वही सब है, तो उसको बताने का कोई फ़ायदा नहीं। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए, कॉपी बनाइए और मिलेंगे कल। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।